Namaskar friends, and I welcome you all to all new video of What is Biomedicine presents Pratigya batch, which is the most competent batch to crack any of the government job exams for MLT. ठीक है, हम बात करें MLT के बारे में और बहुत सारे पैरामेडिकल प्रोफेशंस के बारे में. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि हमने ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें प्रैक्टिस, जिसकी पूरी एक लिस्ट मैंने तैयार कर रखी है और उस लिस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो रखे हैं. फॉर एग्जांपल हेमेटोलॉजी, हीमोस्टैसिस, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोहेमेटोलॉजी, क्लिनिकल केमिस्ट्री, बॉडी फ्लूइड्स, माइक्रोबायोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं. ठीक है, तो चलिए इसकी इम्पोर्टेंस जान लेते हैं. 2300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको क्या मिलेगा? 2300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगी. साथ में जो भी टॉपिक उस क्वेश्चन में आता है उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से. अगर आपने पहले एक बार भी पढ़ रखा है तो आपका शानदार रिवीजन होने वाला है इन 2300 क्वेश्चन से. ठीक है, तो ये किसके लिए वैलिड है? जो आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. फिलहाल आरआरबी की वैकेंसीज आ गई हैं एंड आप कर रहे होंगे डेफिनेटली उसकी प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली काम आने वाले हैं. बीएसएफ सेम, बीएसएफ की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं और ये भी आपके काम आने वाला है. एम्स की वैकेंसीज आती रहती हैं, पीजीआई, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर एएससीपी, यूएसए एमएलएस लाइसेंस, ये भी आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप इन वीडियोस को फॉलो कर लेते हैं अच्छे से. तो डेली 5 बजे शाम को प्रतिज्ञा बैच पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे. इन क्वेश्चंस को करके आप लोग अपने कॉन्फिडेंस में बूस्ट देख सकते हैं. सो प्रतिज्ञा मीन्स प्रॉमिस, सो दिस इज प्रॉमिस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन बाय मी सौरभ झा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस हीमेटोलॉजी के बेसिक्स के बारे में. ठीक है, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किए थे. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको डेली मिल जाएंगे. जैसे न्यूमेरिकल्स भी हमने बहुत सारे खासे डिस्कस किए थे, तो डोंट वरी फॉर एवरीथिंग, आई एम हियर. ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं. तो कुर्सी की पेटी बांध लें, प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट्स. ये रहा क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर. द फेगोसिटिक सेल प्रोड्यूस लाइसोजाइम्स दैट आर बैक्टीरियोसिडल. ठीक है, अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है भैया, वो मैंने पहले भी आपको बताया कि फेगोसिटिक लिखा है तो सबसे पहले फेगोसिटिक सेल को अंडरलाइन कर लो. ठीक है, फिर लिखा है कि प्रोड्यूस लाइसोजाइम. प्रोड्यूस क्या करता है? फेगोसिटिक तो है, सेल क्या है? फेगोसिटिक है, और साथ में प्रोड्यूस क्या करता है? लाइसोजाइम. तो लाइसोजाइम जो प्रोड्यूस करता हो और फेगोसिटिक हो, ऐसा हमको सेल ढूंढना है. ठीक है, तो इओसिनोफिल हम देखते हैं. ये फेगोसिटिक है क्या? ये फेगोसिटिक है क्या? बिल्कुल नहीं है. और हमारे पास यहाँ पर पुअरली फेगोसिटिक होता है ये. और लाइसोजाइम प्रोड्यूस करता है क्या? लाइसोजाइम भी प्रोड्यूस नहीं करता. ठीक है, लिम्फोसाइट का भी सेम केस है. ठीक है, प्लेटलेट्स का भी सेम केस है. यहाँ पर बात आती है न्यूट्रोफिल्स की. न्यूट्रोफिल्स इंटरेस्टिंग केस है. ये फेगोसिटिक इन नेचर होते हैं, फेगोसिटिक इन नेचर होते हैं, और साथ में आपको इनकी ये भी प्रॉपर्टी पता होगी कि ये रिलीज़ करते हैं लाइसोजाइम्स. ठीक है, अब थोड़ी डिटेल में बात कर ली जाए. किसकी डिटेल में बात कर ली जाए? जैसे कि मैंने बोला कि आपको हर एक क्वेश्चन बोनस की तरह लगेगा यहाँ पर सॉल्व करने में. क्यों? क्योंकि मैं डिटेल में ले जाऊँगा, हर एक क्वेश्चन की तह खोल दूँगी. ठीक है, तह खोल के आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, तो हमको क्या चूज़ करना था? यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स दिए थे. नंबर 1 कैरेक्टर था हमारे पास कि फेगोसिटिक होना चाहिए, फेगोसिटिक होना चाहिए. नंबर दूसरा कैरेक्टर था हमारे पास लाइसोजाइम रिलीज़ करता हुआ होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की. ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स में क्या आता है हमारे पास? पहला पॉइंट कि ये है हाईली फेगोसिटिक. अगर आपको वो लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बेशक बहुत शानदार नोट्स बनेंगे इसके भी. ठीक है, तो ये क्या रिलीज़ करता है? इट रिलीजेस एंजाइम्स. ठीक है, लाइसोजाइम्स
ये हो सकता है आपका परऑक्सीडेजेस और पायरोजेनिक प्रोटीन। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो ये रिलीज़ करता है। अब बात करते हैं ध्यान से इयोसिनोफिल्स की, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि प्लेटलेट्स तो हमको पता है ये दोनों में से कोई काम नहीं करते, लिम्फोसाइट का भी वैसा ही केस है। तो ये हम देखते हैं इयोसिनोफिल्स के बारे में थोड़ा ध्यान से। अरे इयोसिनोफिल्स के बारे में थोड़ा ध्यान से। तो ये क्या है, इयोसिनोफिल्स सिंपली माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेट टू द साइट ऑफ एलर्जी या फिर एलर्जिक रिएक्शन बोल सकते हैं। जहां एलर्जिक रिएक्शन दिखा वहां पर इयोसिनोफिल अपना बोरिया बिस्तरा लेके पहुंच जाता है। इयोसिनोफिल कहाँ पहुंच जाता है, जहां पर भी एलर्जिक रिएक्शन इसको देखने को मिलता है। उसके बाद ये और कहाँ पहुंच जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी होगा कि यार टाइम का बहुत दिक्कत होता है यार, मतलब आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। लंबा हो जाता है तो बाबू इन्फॉर्मेटिव भी तो होता है, ये भी तो देखो। ठीक है, तो बेटा अगर लंबा हो रहा है वीडियो तो इन्फॉर्मेटिव भी है, आपके काम भी आएगा। वो जो वीडियोस होती हैं जो डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, वो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आ गया है और आप जानते हो। ठीक है, तो वैसा वाला काम करना है तो ये वीडियोस आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप जा सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से, अगर आपको देखना है कुछ प्रूफ के साथ में कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है तो गलत क्यों है, सही है तो सही क्यों है, तब आपको इस चैनल पर रुकना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना चाहिए जो इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। दिस इज़ अ जेम सीरीज फॉर ऑल ऑफ दैम। ठीक है, तो बात करते हैं आगे एलर्जिक रिएक्शन और साथ में कहीं भी पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो, ये वहाँ भाग जाते हैं। ये सिंपली क्या करते हैं, इयोसिनोफिल फिराक में रहता है। अगर कहीं पे भी पूरी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो तो इयोसिनोफिल एकदम भाग के खड़ा होता है कि एलर्जी हो गई, मैं जाके ठीक करूँगा। ठीक है, और पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो गया तो सेम इयोसिनोफिल भाग के जाएगा, बोलेगा अरे पैरासाइट आ गया, इसको तो मैं देख लूँगा, मैं निपट लूँगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो ये हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें रिलीज़ करता है, ये भी एक चीज़ें रिलीज़ करता है। ठीक है, उनमें से एक चीज़ है पायरोजन्स। ठीक है, नंबर 2 ये रिलीज़ करता है परऑक्सीडेजेस। ठीक है, नंबर 3 मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ इनका काम आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो साइड में आप गूगल खोल के रखा कीजिए, साथ साथ में आप सर्च भी करते रहा कीजिए कि पायरोजन्स मतलब क्या, परऑक्सीडेजेस मतलब क्या। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं इसकी डिटेल वीडियोस भी लेता रहूँगा, अगर इसकी भी डिटेल में घुस गए तो हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा चले जाएंगे, तो ये तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो परऑक्सीडेजेस ये भी एक तरह के, देखो डेजेस एजेस ये किसी चीज़ को तोड़ने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जन्स ये कोई एंटीजन होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो तीसरा ये ऑक्सीडेज भी रिलीज़ करता है। अब यहाँ पर एलर्जी में, अब ये दोनों ऊपर वाले तो आप देख लेना। ठीक है, इसका ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि ऑक्सीडेज क्या करता है। अच्छा, एलर्जी में सबसे पहले क्या रिलीज़ होता है, एलर्जी में सबसे पहले क्या रिलीज़ होता है, हिस्टामीन्स। एलर्जी में सबसे पहले क्या रिलीज होता है, हिस्टामीन्स। ठीक है, और हिस्टामीन्स जो हैं वो क्या करते हैं, आगे एलर्जिक रिएक्शन को अंजाम देते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी है वहाँ पर क्या करते हैं, एलर्जी मतलब जहाँ पर भी है वहाँ पर ब्लड के फ्लो को बढ़ा देंगे, ब्लड फ्लो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इसके उल्टा जब ऑक्सीडेज एलर्जी होती है तो हिस्टामिन रिलीज होता है, तो ऑक्सीडेज क्या करता है, ऑक्सीडेज इसमें क्या हेल्प करता है, ऑक्सीडेज ये हेल्प करता है कि ऑक्सीडेज
ब्रेक्स डाउन हिस्टामीन, ठीक है। ब्रेक डाउन बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रलाइज हिस्टामीन, ठीक है। ऑक्सीडेज क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, हिस्टामीन को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं पता है देन आप ट्रबल में हो, आप अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, आई एम डैम श्योर। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है, पुअरली फैगोसिटिक, ठीक है, पुअरली फैगोसिटिक। और ये लाइजोसोम क्या कर, लाइसोजाइम नहीं बनाता, नो लाइसोजाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन, ख़त्म हो गया। और यहाँ पर हम सिंपली टिक कर देंगे न्यूट्रोफिल पे, ये फैगोसिटिक भी है और लाइसोजाइम भी रिलीज करता है, ठीक है। अब है प्यारा सा न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इफ़ पेशेंट हैज़ रेटिकुलोसाइट काउंट। अब जो जो चीज़ें दे रखी हैं आपको वो चीज़ें आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर लोगे। गिवन क्या क्या है, रेटिकुलोसाइट काउंट गिवन है, HCT भी गिवन है, HCT दे रखा है आपको 20%। देन करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट पूछा है, करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है। अब आधे बच्चे ना यहीं पर ही घूम जाएंगे, ठीक है, आधे बच्चे यहीं पर घूम जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब रेटिकुलोसाइट आधे बच्चों के लिए रेटिकुलोसाइट परसेंटेज क्या होती है, रेटिक परसेंटेज वो कैसे निकालते हैं, रेटिक परसेंटेज वो कैसे निकालते हैं, वो उनको नॉर्मल फार्मूला पता होगा, ठीक है, नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट, ठीक है, इनटू नंबर, मैं इसको भी और डिटेल में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट इन 1000 RBC, 1000 RBC पड़े हैं, 1000 रेड ब्लड सेल हैं, उनमें से कितने रेटिकुलोसाइट काउंट्स हैं, रेटिकुलोसाइट सेल्स पड़े हैं, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। और इस सारी चीज़ को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, ठीक है। इन सारी चीज़ को हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे, 1000 से। सो ये क्या है, 1000 क्या है, जितने RBC हमने ऑब्जर्व किए, RBC ऑब्जर्व, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होगी जनरली। पर इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए करेक्टेड रेटिक काउंट। अब करेक्टेड रेटिक काउंट क्या होता है, जो नॉर्मल पेशेंट होता है उनमें आप रेटिक काउंट डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेक्टेड रेटिक काउंट कब आता है, जब पेशेंट जूझ रहा हो अनीमिया से, पेशेंट अनीमिक स्टेट में हो, पेशेंट कब हो, एनीमिक स्टेट में हो। अगर पेशेंट अनीमिक स्टेट में है तो वहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, करेक्टेड रेटिक काउंट। तो करेक्टेड रेटिक काउंट कैसे फाइंड करते हैं ये भी देख लेते हैं। करेक्टेड रेटिक काउंट कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। करेक्टेड इज इक्वल टू, जो रेटिक काउंट की परसेंटेज है, रेटिक काउंट की परसेंटेज है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, HCT से। पेशेंट का HCT कितना है पहले वो देख लेंगे, और HCT कैलकुलेट जब कर लिया एक बार तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट का जब HCT कैलकुलेट कर लिया तो पेशेंट का HCT इसमें डाल देंगे, ठीक है, पेशेंट का HCT इसमें डाल देंगे।
तो पेशेंट की रेटिक परसेंटेज ले ली और पेशेंट का HCT ले लिया, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया हमने 45 के साथ। 45 के साथ हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है वैल्यूज़, वो हम देखते हैं। 7 दे रखा है हमको रेटिक काउंट और 20% दे रखा है हमको HCT। तो चलो वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। जब हमने वैल्यूज़ रख कर देखी तो रेटिक काउंट हमने कितना रखा, 20%। रेटिक काउंट कितना दे रखा है, नहीं, रेटिक काउंट हमको दे रखा है 7%, ठीक है, इनटू HCT कितना दे रखा है 20 बटा कितना दे रखा है 45, ठीक है। तो ये हम लोग काट देंगे, बच्चों की तरह काटना है, 2 5 जा 2 9 जा, ठीक है। आगे क्या है, 7 5 जा 35, अरे 5 4 जा होता है ना, मैं तो बच्चों की तरह भी नहीं काट पाया भैया, कहाँ जा रही है मेरी कैलकुलेशन, क्या यार सौरभ, क्या कैलकुलेट करेगा तू, 5 9 जा 5 4 जा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 7 8 जा 7 4 जा 28 बटा क्या आ गया 9, और हमको पता है 9 3s आर कितना बनता है 27, तो 27 बन गया तो 10 आ गया, तो फालतू में हम यहाँ पर 1 लगा देंगे, आगे जाके हम लोग ये चीज़ें भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पता है मैथ थोड़ा तंग होता है बायो वालों का, चलो फिर भी इतना भी तंग नहीं होगा कि इतनी सिंपल कैलकुलेशन ना हो पाए, ठीक है। तो भैया ये आपका आ गया आंसर, तो ये रहा आपका सिंपल आंसर। तो कैसी लगी एक्सप्लेनेशन, वीडियो लाइक कर देना अगर आपको मज़ा आ रहा हो, मज़ा नहीं आ रहा तो और मज़े की तैयारी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके, अभी भैया पूछ रहा है 13वां क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अ डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी पूछ रहा है, वुड बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, चलो इसकी ही कुंडली खोलते हैं सबसे पहले, ठीक है। वैसे मेरे को कुंडली खोलने में बहुत मज़ा आता है, तो कुंडली खोल लेते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट की। तो ये टेस्ट OFT हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं डिक्रीज कब होता है, एक सेकेंड, OFT डिक्रीज होता है जब सिक्कल सेल हो, सिक्कल सेल्स की दिक्कत हो और बहुत सारे टारगेट सेल्स, एक सेकेंड, टारगेट सेल्स प्रेजेंट हों, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं पोइकिलोसाइट्स, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूमरस सिकल सेल्स, न्यूमरस टारगेट सेल्स एंड न्यूमरस पोइकिलोसाइट्स हों, और एक और कंडीशन आ जाएगी, एक सेकेंड, ठीक है, एक और कंडीशन आ जाएगी, OFT इंक्रीज कब होता है ये बता दो भैया, इंक्रीज कब होता है, OFT इंक्रीज होता है किस कंडीशन में बताओ भैया, स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन, कब होता है, स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन, जब स्फेरोसाइट्स दिखने लगे, जब क्या हो, स्फेरोसाइट्स दिखने लगे, जब स्फेरोसाइट्स दिखने लगे तब क्या होता है हमारे पास, OFT इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी
इज डिक्रीज्ड वुड बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो हमारे पास यहाँ पर सिकल हीमोलिटिक एनीमिया दे रखा है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस दे रखा है, एचडीएन दे रखा है और एएचए दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको और समझना पड़ेगा कि ये तीनों तो क्या हैं, भाई भाई हैं। ये तीनों क्या हैं, भाई भाई हैं। अलग कौन सा है, ये है। क्यों क्यों ये जो स्फेरोसाइटोसिस है ये कौन कौन सी कंडीशंस में होता है, ज़रा ध्यान लगा के बताना, ध्यान लगा के बताना बच्चों, कौन सी कंडीशन में होता है। ये होता है नंबर एक अक्वायर्ड हीमोलिटिक एनीमिया में, जिसको हम एएचए भी बोल देते हैं, और ये होता है एचडीएन में, जिसको हम हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न्स भी बोलते हैं। ये नए पैदा हुए बच्चों में होता है। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है क्या आपको? अगर बात क्लियर हो रही है तो यार प्लीज़ आपको पता है आपको क्या काम करना है। ठीक है, सब्सक्राइब। एंड ये हमारे पास आंसर आ गया, डिक्रीज कब होता है, ये रहा हमारे पास आंसर, सिकल हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज कब होता था, ये 3 कारण चिपका दिए, और इंक्रीज कब होता है, ये कारण, और ये तीनों भाई बहन एक साथ उठा के ऑप्शन में दे दिए, टिक लगाया, आगे बढ़ गए, +1 मार्क्स ले आए, और आपने ले ली आरआरबी में सीट। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इफेक्ट वुड यूजिंग अ बफर एट 6 pH हैव ऑन राइट स्टेन स्मीयर। ठीक है, अब राइट स्टेन स्मीयर जो है वो हम कब बनाते हैं, वो हम आरबीसीज को देखने के लिए बनाते हैं, आरबीसीज में चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए बनाते हैं। जब पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जब बफर की पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे, स्टेन में क्या गड़बड़ी आ जाएगी। तो हमने बोला आप साइड में आओ, साइड में आके आपको डिटेल में बताते हैं इसमें। अगर बफर की पीएच कम हो जाए, बफर की पीएच कम हो जाए, कितनी कम हो जाए, लेस देन 6.4 चली जाए, बफर की पीएच कम चली जाए, लेस देन 6.4 चली जाए, जिसको हम बोलेंगे टू लो पीएच, टू लो पीएच। जब ये पीएच अचीव हो जाएगा तब हमारे पास जो मटेरियल है, जो हमने स्मीयर बनाया, स्मीयर विल टेक अप मोर एसिडिक डाई। अगर ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, अगर बफर ज़्यादा एसिडिक हो गया तो जो हमारा स्मीयर है वो ज़्यादा एसिडिक डाई उठा लेगा। एसिडिक डाई उठा ली मान लेते हैं। एसिडिक डाई होती कौन सी है राइट स्टेन में, वो होती है इयोसिन। अगर इयोसिन ज़्यादा उठाई तो कलर क्या हो जाएगा, पिंक। कलर क्या हो जाएगा, पिंक। अगर कलर हो गया पिंक तो यहाँ पर ऑप्शन में भी होना चाहिए पिंक, रेड सेल वुड बी स्टेन्ड टू पिंक। पहला ही है, टिक किया, आगे बढ़ गए। क्या समझ में आ रहा है, बढ़िया, तगड़ा, मज़ा आ रहा है। ठीक है, राइट सेल, फिर आगे पढ़ लेते हैं ऑप्शंस तो पूरे पढ़ने हैं भैया। वाइट सेल साइटोप्लाज्म वुड बी स्टेन्ड टू ब्लू। ब्लू तो होगा ही नहीं, हमको पता है जब pH लेस देन 6 चला जाता है, ये कंडीशन हमको पता रहनी चाहिए। ये कंडीशन हमको क्या करनी चाहिए, पता रहनी चाहिए कि pH जब लो जाता है तब एसिडिक डाई ज़्यादा उठाने लगता है स्मीयर, और एसिडिक डाई जिस कलर की होगी वो कलर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ब्लू तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एसिडिक डाई कौन सी है, पिंक।
पिंक भी नहीं होती है, लेकिन इम्पार्ट कौन सा कलर करती है? पिंक कलर करती है यूसिन। रेड सेल वुड बी स्टेन्ड टू ब्लू, ब्लू तो होना ही नहीं है। रेड सेल वुड लाइज ऑन द स्लाइड, रेड सेल लाइज भी नहीं होगा, ठीक है, रेड सेल लाइज भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एसिड में इतना तो एसिड वो झेल ही लेता है ना यार, इतना तो एसिड वो झेल ही लेता है ना। Which of the following erythrocyte inclusions can be visualized by with supravital stain but cannot be detected on the right stained blood smear? ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Which of the following erythrocyte inclusion? अच्छा ठीक है भैया, अब ये पूछ रहा है एरिथ्रोसाइट के इंक्लूजन के बारे में, ठीक है। एरिथ्रोसाइट के इंक्लूजन की बात करें तो कितने तरह की एरिथ्रोसाइट इंक्लूजन्स होते हैं? तो हमको पता है कि दुनिया वाले 4 तरह के एरिथ्रोसाइट इंक्लूजन्स को स्टडी करते हैं। तो हमने सोचा भाई दुनिया वाले 4 तरह के एरिथ्रोसाइट इंक्लूजन्स को स्टडी करते हैं, तो उन चारों की बात करते हैं, ठीक है। उन चारों की बात की तो नंबर 1 पे हमारा प्यारा हाइंस बॉडी। हाइंस बॉडी स्पेलिंग सही है क्या? मेरे को नहीं पता लग रहा, ठीक है, क्योंकि मैं स्पेलिंग मेरे को उतना अच्छे से याद नहीं रहता है, तो तुम लोग भावना समझो यार, प्यार समझा करो। हाइंस बॉडी, ठीक है। नंबर 2 हॉवेल जॉली बॉडी। नंबर 3 पेपेनहाइमर बॉडी। ठीक है। नंबर 4 बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स, ठीक है। ये 4 तरह की हमारे पास एरिथ्रोसाइट इंक्लूजन्स होती हैं, ठीक है। अब ये भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी एरिथ्रोसाइट इंक्लूजन ऐसी है जो सुप्रावाइटल स्टेन से नहीं दिखती, सुप्रावाइटल स्टेन से दिखती है और राइट स्टेन से नहीं दिखती, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। सुप्रावाइटल स्टेन से दिखती है, राइट स्टेन से नहीं दिखती। तो चलिए हम लोग इनकी शक्ल देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये जो हाइंस बॉडी है ये होती है पर्पल कलर की, ठीक है, और ये होती है रिफ्रैक्टाइल। क्या होती है? रिफ्रैक्टाइल। ये जो हाइंस बॉडी है ये हमको राइट स्टेन से नहीं दिखती, राइट स्टेन से नहीं दिखती, सुप्रावाइटल से दिखती है। सुप्रावाइटल स्टेन हमको करनी पड़ती है तभी ये दिखती हैं। और रही बात बाकी तीनों की, रही बात बाकी तीनों की, तो ये तीनों जो हैं तीनों हमको दिख जाते हैं कैसे? राइट स्टेन से दिख जाते हैं। राइट स्टेन करो तो ये तीनों नज़र आ जाएंगे, पर राइट स्टेन से ये नज़र नहीं आने वाली, हाइंस बॉडी आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ये सबको याद रहता है, जनरली आपको भी याद होगा, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा हाइंस बॉडी। आप टिक कीजिएगा और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बस बहुत ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, चार्ज मेरा प्लीज़ 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 बंद मत हो जाना, आज बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत मेहनत हो रही है इनके पीछे, ये क्वेश्चंस जाने चाहिए आज ऑनलाइन, ठीक है। falsely elevated HCT is obtained, which of the following calculated value will not be affected? अच्छा, ये पूछ रहा है हमसे कि फॉल्सली एलिवेटेड HCT इज ऑब्टेन्ड, मतलब HCT की वैल्यू जो है वो गलत है। HCT की वैल्यू क्या है? गलत है।
तब बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेटेड वैल्यूज विल नॉट बी अफेक्टेड। मतलब क्या पूछ रहा है कुल मिला के, HCT क्या है, गलत है। अरे कैसे लिख रहा हूं यार मैं, इससे यार लिखा नहीं जा रहा यार अच्छे से हिंदी में, आपको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। गलत है, फॉल्स, ठीक है, गलत, फॉल्स। तब इनमें से कौन सी चीज़ है जो HCT गलत होने के बावजूद भी गलत नहीं होगी, HCT गलत होने के बावजूद भी वो चीज़ गलत नहीं होगी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि HCT कौन से फॉर्मूले में आता है। तो सबके फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 MCH का फॉर्मूला देखते हैं। MCH भाई साहब आपका फॉर्मूला बताएं। तो MCH ने बोला मेरा फॉर्मूला है हीमोग्लोबिन एक सेकेंड, ये चूज करते हैं हम, हीमोग्लोबिन बटा RBC काउंट इनटू 10, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा सा हीमोग्लोबिन MCH का फॉर्मूला। उसके बाद हमने पूछा नंबर 2 भाई वाले भाई साहब से MCHC से, ठीक है। उसको बाद हमने बोला MCHC भाई साहब आप अपना फॉर्मूला बताएं कृपया। तो उन्होंने बताया कि मेरा फॉर्मूला है भैया, लिखो हीमोग्लोबिन बटा, अरे वही चूज करते हैं ना, हीमोग्लोबिन बटा HCT इंटू 100। अब कुछ बच्चे समझने वाले होंगे, ठीक है, समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि आंसर क्या है, MCV। अब बोलो मीन सेल वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो भैया। तो मीन सेल फॉर्मूला का फॉर्मूला बताया तो HCT डिवाइडेड बाय RBC काउंट इनटू 10, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और फिर हमने बोला कि लास्ट फॉर्मूला बता दो भैया RDW का। RDW का फॉर्मूला क्या है, RDW का फॉर्मूला है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बटा यहाँ पर MCV इंटू 100, ठीक है। ये चीज़ आपका ये भी सेट हो गया। अब ये देखो आप लोग कि किसके फॉर्मूले में HCT आ रहा है, किसके फॉर्मूले में HCT आ रहा है। यहाँ पर इसके फॉर्मूले में HCT नहीं आ रहा है, इसके फॉर्मूले में HCT आ रहा है, इसके फॉर्मूले में HCT आ रहा है, और इसके फॉर्मूले में भी HCT आ रहा है। अगर MCV आ रहा है तो HCT भी तो आ रहा है ना, क्योंकि MCV के फॉर्मूले में तो HCT है। अगर ये कैलकुलेट करेंगे HCT से तो ये गलत आएगा, ये कैलकुलेट करेंगे HCT से तो ये गलत आएगा, ये कैलकुलेट करेंगे HCT से तो ये भी गलत आएगा। पर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो HCT की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। तो HCT चाहे गलत हो चाहे हो सही, हमको MCH में HCT से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं कि HCT गलत था भैया, HCT क्या था, गलत था। तो हमने कौन सी जो वैल्यू है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी, तो यही जो वैल्यू है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी HCT गलत होने के बावजूद भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास है मिलर डिस्क। किसको पता है मिलर डिस्क, कमेंट करके बताओ। अगर कमेंट कर रहे हो तो मैं आपके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। किसको पता है कमेंट में बताओ मिलर डिस्क क्या होता है। ऑक्यूलर डिवाइस है, ये तो देख के पता लगी क्या होगा। हाँ, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है, माइक्रोस्कोप में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम लेंस, ठीक है। उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं हम
लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो लेंस क्या होता है, देखने के लिए काम आता है। तो लेंस जो है वो भी देखने की चीज़ है, पर वहाँ पर एक हम रेटिकल लगा देते हैं जिसको हम ग्रिड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रिड है इसमें इस तरीके से स्क्वायर्स बने होते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसे स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। एक जो स्क्वायर होता है बड़ा वाला, ये 9 गुना बड़ा होता है किससे, छोटे वाले स्क्वायर से। ये है हमारा माइक्रोस्कोप का विजन। माइक्रोस्कोप के विजन के अंदर ये चौरस सा डब्बा, ये 9 गुना बड़ा है किससे, छोटे वाले डब्बे से। जब ये 9 गुना बड़ा है छोटे वाले डब्बे से, तो यहाँ पर हमारे पास अब इन दोनों में अलग अलग चीज़ें देखेंगे हम लोग, अलग अलग चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला है इसमें हम लोग देखते हैं रेटिक्यूलोसाइट काउंट। इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, रेटिक्यूलोसाइट काउंट। प्लस में एक और चीज़ देखते हैं छोटे वाले में, वो है मैच्योर रेड सेल्स। मैच्योर रेड सेल्स भी हम किस में देखते हैं, छोटे वाले में देखते हैं, ठीक है। तो ये मिलर डिस्क जो है वो एक ऑक्यूलर डिवाइस है विच फैसिलिटेट्स, ठीक है, ये चीज़ें वो देखने के लिए फैसिलिटेट हमको करता है। तो किस चीज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ये है हमारे पास इसका आंसर, ठीक है भैया। तो हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर क्या लगाते हैं, रेटिकल ग्रिड, जिसको हम बोलते हैं मिलर डिस्क। और मिलर डिस्क के 2 स्क्वायर्स होते हैं, एक 9 गुना बड़ा होता है, एक छोटा होता है। छोटे वाले में हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं और बड़े वाले में हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, ठीक है। समझ आई बात। तो सिचुएशन, अब हमारे पास आई है सिचुएशन, ठीक है। तो फटाफट से जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, प्लीज़ लाइक कर दो यार, मेहनत लगती है यार, ऐसा मत किया करो, ठीक है। देन RBCs, ये रहा, RBC obtains on an anemic patient as follows, ठीक है। RBC इंडाइसिस, ये क्या होता है, RBC इंडाइसिस मैं आपको बता दूं, ये होता है MCV, MCH, MCHC, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, RBC इंडाइसिस कहलाती हैं। जब ये सारी चीज़ें RBC इंडाइसिस कहलाती हैं, तो इन्हीं को देख के हम लोग क्या करते हैं, ये पैरामीटर्स तय करते हैं कि किस तरह का अनीमिया है, किस तरह का अनीमिया है। इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने बता दिया कि पेशेंट को क्या है, अनीमिया। पेशेंट को क्या है, अनीमिया। पेशेंट को है अनीमिया। पर अनीमिया किस तरह का है, RBC ऑन द पेरिफेरल स्मीयर वुड अपीयर, मतलब किस तरह का अनीमिया है। 4 तरह के अनीमिया इन्होंने बता दिए। अब किस तरह का अनीमिया है वो हमको देख के बताना पड़ेगा। तो हमको क्या चीज़ देख के बताना पड़ता है कि अनीमिया कौन सा है, यही RBC इंडाइसिस देख के हम लोग बताते हैं, जज करते हैं कि अनीमिया कौन सा है, ठीक है। तो साइड में आ जाओ, आपको गुप्त में समझाता हूँ कि RBC इंडाइसिस देख के हम लोग अनीमिया कैसे जज करते हैं। MCH, ये है हमारे पास मीन सेल हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 27 to 31, और ये क्या होती है, पिकोग्राम्स में, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं MCHC के बारे में, जो कि होती है 32 से 36, और ये किस में बात करते हैं हम, ग्राम्स पर डेसीलीटर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं MCV के बारे में, जो कि है मीन सेल वॉल्यूम। ये क्या है, MCHC मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, और ये क्या है, कंसंट्रेशन। इसको हम ग्राम % में भी लिख सकते हैं, ठीक है बाबू, ओके। तो MCV हम लोग मीन सेल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है तो लीटर्स में आएगा। AT और
100 के बीच में रहता है और ये रहता है हमारे पास फेम्टो लीटर्स में। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ठीक है बच्चे यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो नीचे वाली साइड पे अगर आता है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास आएगा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अगर इससे ऊपर जाता है, अगर इससे 27 से नीचे जाता है तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, 31 से ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं फोलेट या फिर B12 की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसके भी मायने होते हैं अलग अलग। तो हम लोग देखते हैं कि अगर मीन सेल वॉल्यूम देख लेते हैं। अगर 80 से कम हुआ तो हम बोलेंगे इसको माइक्रोसिटिक अनीमिया। अगर 100 से ज़्यादा हुआ मैक्रोसिटिक। ठीक है, अगर ये है IDA है तो हम इसको बोल देंगे दूसरी भाषा में हाइपोक्रोमिक। इसको हम लोग बोल देंगे हाइपरक्रोमिक, एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए देखते हैं ऑप्शंस के हिसाब से क्या बनता है इसका आंसर। ठीक है, तो हमारे पास ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। मैंने आपको ये क्या बताई, ये सारी नॉर्मल वैल्यूज़ बताई। MCV क्या है, हमारा नॉर्मल है। MCV देखो 80 से 100 के बीच में है, 88 है, नॉर्मल है। MCH क्या है, 30, तो 27 से 31 के बीच में है, तो ये भी क्या है, नॉर्मल है। MCHC क्या है, 34 है, तो 32 और 36 के बीच में है, तो ये भी क्या है, पूरा नॉर्मल। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो हमारे पास अनीमिया का टाइप कौन सा हो जाएगा, नॉर्मोसिटिक तो होगा पर हाइपोक्रोमिक नहीं होगा, नॉर्मोसिटिक होगा और नॉर्मोक्रोमिक होगा। ठीक है, ये रहा हमारे पास आंसर। माइक्रोसिटिक नहीं होगा, नॉर्मोक्रोमिक होगा। ठीक है, माइक्रोसिटिक नहीं होगा, हाइपोक्रोमिक नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये देखते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा लग गए नहीं, पर हाँ नॉलेज तो बढ़ी ना। अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, all the following factors may influence the erythrocyte sedimentation rate except कहाँ गया मेरा, हाँ, except all the following factors may influence the erythrocyte sedimentation rate except, मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो ESR को हिला सकते हैं, पर एक फैक्टर ऐसा है जो ESR को तंग नहीं करेगा, ESR की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो फैक्टर कौन सा है, तो ये फैक्टर्स दे रखे हैं हमको। ब्लड ड्रॉन इनटू अ सोडियम सिट्रेट ट्यूब, जो सोडियम सिट्रेट ट्यूब है उसमें आपने खून निकाल लिया, तो ये ESR पे कोई फ़र्क डालेगा क्या, ESR पे कोई फ़र्क डालेगा क्या, ध्यान से सोच के बताओ, कमेंट्स में बताते रहा करो। ठीक है, जब हमने सोडियम सिट्रेट ट्यूब पर लिया ब्लड, तो ये कोई फ़र्क डालेगा क्या ESR पे, तो आंसर है नो, कोई फ़र्क नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि जो ESR है वो हम 2 वाइल्स में कर सकते हैं, EDTA में भी कर सकते हैं और सोडियम, अरे भाई क्या ख़राब राइटिंग आ रही है मेरी, एक सेकेंड, जो ESR है वो हम 2 वाइल्स में कर सकते हैं, EDTA में और सोडियम सिट्रेट में।
अगर ये दोनों चीज़ें हैं तब इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ESR को। हाँ, ESR होता क्या है? ESR होता है, ये रही हमारे पास ट्यूब, ये रही हमारे पास ट्यूब, अरे क्या ट्यूब बन रही है, ये रही हमारे पास ट्यूब, इसका मुंह ऊपर से खोल दे रहे हैं, ये रही हमारे पास ट्यूब। और ट्यूब के अंदर क्या होगा, ट्यूब के अंदर क्या होगा, एक सेकेंड, ट्यूब के अंदर क्या होगा, आरबीसीज एक के ऊपर एक ऐसे सेटल होना चालू हो जाएंगे, आरबीसीज एक के ऊपर एक ऐसे सेटल होना चालू हो जाएंगे। अगर ये सेटल होना ज़्यादा तेज़ हो गया, अगर ये सेटलिंग तेज़ हो गई तो हमको क्या बोलें, हम इसको बोलेंगे, हम दुनिया वाले इसको बोलेंगे ESR जो है वो ज़्यादा हो गया। अगर ये सेटलमेंट कम हो गई, अगर ये सेटलमेंट कम हो गई तो ESR को बोलेंगे दुनिया वाले कम हो गया। ये सेटलमेंट कम कैसे हो सकती है, ये सेटलमेंट कम कैसे हो सकती है, जब वो कोई आड़े तिरछे शेप के हों, ऐसे ऐसे शेप के हों। आड़े तिरछे शेप के कब होंगे, जब एनाइसोसाइटोसिस होगा, कोई किलोसाइटोसिस होगा। अगर आड़े तिरछे शेप के होंगे तो ये सेटल होना कम हो जाएंगे, तो ESR कम हो जाएगा। तो ESR को इफेक्ट कर रहा है ये। प्लाज्मा प्रोटीन्स में फिब्रिनोजन आता है, फिब्रिनोजन आता है। जब फिब्रिनोजन की बात करें तो फिब्रिनोजन अगर इसमें होगा तब ये क्या कर देगा, फिब्रिनोजन तो और इन जो ये जो आरबीसीज हैं इनको चिपकाने का काम कर देगा। अगर चिपकाने का काम करेगा तो ESR क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये भी इम्पेक्ट कर रहा है ESR को और ये भी इम्पेक्ट कर रहा है ESR को। और कैलिबर ऑफ ट्यूब, दो तरह की ट्यूब्स में हम ESR करते हैं, एक वेस्टरग्रेन ट्यूब में करते हैं और एक करते हैं विंट्रोप ट्यूब में। तो कैलिबर ऑफ ट्यूब भी डेफिनेटली ESR को इफेक्ट करता है। एक ही ऑप्शन है जो ESR को इफेक्ट नहीं करता, वो है हमारे पास सोडियम सिट्रेट ट्यूब में खून निकाला गया हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अच्छा लगेंगे अगर सॉल्व करते चले जाओगे। What staining method is used most frequently to stain and manually count reticulocyte? ठीक है, जो रेटिकुलोसाइट है उसको काउंट करने के लिए जो स्टेन है वो स्टेन कौन सी यूज़ की जाती है, तो ये सिंपल सा आंसर है, सबको रटा हुआ होता है कि सुप्रावाइटल स्टेन यूज़ की जाती है हमको जब भी काउंट करना होता है रेटिकुलोसाइट। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ठीक है, वो मैं आपको लाता रहूँगा। क्या है, आप फीडबैक ज़रूर देके जाया कीजिए। ठीक है, कैसा लगा आपको और कैसे क्वेश्चंस लगे, कैसी एक्सप्लेनेशन लगी, उस हिसाब से मैं आने वाली वीडियोस में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करता रहूँगा। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाली हैं, और हर टॉपिक के एक टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है। ठीक है, तो मैं सब चीज़ें करवाने वाला हूँ। दिस इज़ प्रॉमिस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन एंड दिस इज़ माय साइन, अगर आपको यकीन ना हो। ठीक है, ये तो बस ऐसे ही है, बट हाँ, मैं बिल्कुल इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ और मेरी पूरी टीम लगी पड़ी है जो इस पे बहुत ध्यान से काम कर रही है। ठीक है, सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मैं तो बोलता हूँ आपका RRB का एग्ज़ाम इस बार निकल जाए एंड आप भी सरकारी नौकरी लेकर अच्छे से अपना घर सुकून से बैठ के चाय पी सकें, काम कर सकें और कुछ चीज़ें सोच सकें जो भी आपने दुनिया में करना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय।